नेपाल की युवा पीढ़ी ने जो चाहा वो करके दिखा दिया। जी हां, नेपाल में तख्ता पलट और अब नेपाल को एक अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की मिल चुकी है। हमारे साथ जेनजी के एक लीडर विनोद देउबा हैं। विनोद जी, पहले तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जेनजी को, और आपके नेपाल को एक अंतरिम प्रधानमंत्री मिल चुका है। जेनजी जिन मांगों को लेके सड़कों पे आया और जिसके बाद तख्ता पलट हुआ, और आपको कल शाम को एक नए प्रधानमंत्री के तौर पर एक वो लेडी मिली जो आप चाहते थे, पहला रिएक्शन? पहला रिएक्शन अच्छा लगा। अच्छा क्यों लगा कि मुझे अच्छा इसलिए लगा कि जो ये प्रोटेस्ट नेपाल में हुआ, जिन ने किया, हम लोगों ने किया, वो प्रोटेस्ट ऑफ दिस विल बी अ गुड स्टोरी टू टोल्ड अराउंड द वर्ल्ड। दिस वाज अ काइंड ऑफ विद इन फ्यू डेज द प्रोटेस्ट टुक प्लेस। विद इन फ्यू डेज, थोड़े दिन में ही ये प्रोटेस्ट हुआ, थोड़े दिन में ही अंतरिम सरकार बन गई। सो ये दुनिया को दिखाने के लिए भी एक अच्छा प्रोटेस्ट हुआ, दुनिया को दिखाने के लिए एक हिस्टोरिक प्रोटेस्ट हुआ। नेपाल में भी जिस किस्म से ये प्रोटेस्ट हुआ, अब कोई भी राजनीतिक दल, अब कोई भी राजनीतिक नेता कुछ गलत करने से पहले जेनजी को याद करेंगे, सोचेगा, 100 बार सोचेंगे, जेनजी को याद करेंगे, प्रोटेस्ट को याद करेंगे। ये जेनजी की नींव कैसे नेपाल में पड़ी, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, कैसे उदय हुआ ये जेनजी का? राइट आफ्टर कोविड, ये नाम जेनजी के नाम से ये इस जनरेशन को कैरेक्टराइज करने लगे। इस जनरेशन का कैरेक्टर क्या है, ये क्या करता है। इस जनरेशन का टाइज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है। इस जनरेशन, कैसे ये जनरेशन अब्रप्ट हुआ, कैसे ये जनरेशन बड़ा हुआ, इस जनरेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऐसे बातचीत लगभग कोविड से चलने लगे थे। सोशल मीडिया में प्राय लोगों को आर्टिकल पे, स्टेटस पे, स्टोरी पे, मीडिया पे ये थोड़ा बहुत सब चल रहा था, थ्रू आउट द वर्ल्ड चल रहा था। नेपाल में भी इसको नेपाल में भी इसे ये प्रयोग में लोगों ने लाया। तब जेनजी जो बोलते अभी 27-28 बरस तक होंगे 1997 से। वो जनरेशन ने अभी क्या किया कि वो जनरेशन सोशल मीडिया पे वोकल होने लगा। सोशल मीडिया पे मेजर नैरेटिव कौन बनाने लगे? जेनजी बनाने लगे। तब जेनजी को क्या रियलाइज हुआ कि सोशल मीडिया पे हम नैरेटिव बना सकते हैं, तो देश में क्यों नहीं बना सकते? जब ये जेनजी ने ये कैंपेन स्टार्ट किया, तब राइट अवे सरकार ने सोशल मीडिया बैन कर दी। जेनजी का एक डिजिटल सिविक स्पेस सोशल मीडिया था। डिजिटल सिविल स्पेस को गवर्नमेंट ने श्रिंक कर दिया। तब सोशल मीडिया से जेनजी सड़क पे आए, जेनजी ने सरकार। ये बताइए, सुशीला कार्की को ही क्यों चुना आप लोगों ने? 2-3 नाम थे उधर, 2-3 नाम थे। सुशीला कार्की, हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था लेने के लिए, पर जब हम आंदोलन कर रहे थे, शी वॉज पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट ऑल्सो, शी केम इन द प्रोटेस्ट ऑल्सो। सुशीला कार्की नेपाल में पहले भी पूर्व प्रधान 2-3 तरीके से प्रधानमंत्री सेलेक्ट किया जा सकता था। इधर पार्लियामेंट पे लाकर, चुनकर पार्लियामेंट पे लाकर, अपर हाउस से पार्लियामेंट पे लाकर भी कर सकते थे। दूसरी बात, अगर वो संभव नहीं हुआ तो सरकार, नागरिक सरकार बनाने को बहुत पहल हो रहा था। नागरिक सरकार का डिमांड बहुत जेनजी में हो रहा था। नागरिक सरकार बनाएंगे तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा कि पास्ट में भी हमने देखा था पूर्व प्रधान न्यायाधीश, जिन्होंने खुद पूर्व प्रधान से होकर संविधान को रक्षा किया है, संविधान को इंटरप्रेट किया है, तब वो होंगी तो संविधान सुरक्षित होगा। वो फर्स्ट नैरेटिव उधर से आया था। सुशीला कार्की, उनका इमेज भी अच्छा था। इसीलिए फर्स्ट नेम सुशीला कार्की आया। बहुत सारे नाम थे, पर बालेन शाह का भी नाम था, बालेन शाह का भी नाम था, कुलमान घिसिंग का भी नाम था, थोड़े बहुत लोग और भी थे, पर सुशीला कार्की एक नागरिक सरकार के लिए अच्छे पात्र होंगे। विनोद जी, ये बताइए, अभी ये केवल अंतरिम प्रधानमंत्री हैं, 6 महीने के बाद आम चुनाव होंगे एज पर संविधान। ये 6 महीने में नेपाल के क्या मुद्दे रहेंगे, और आप सरकार के बाहर से समर्थन करेंगे, आप कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे, तो आप एक ऐसी बॉडी रहेंगे जो सरकार पर, जिसका नियंत्रण रहेगा, सरकार उनकी बात सुनेगी। तो ये कैसा नया कैबिनेट रहेगा नेपाल का 6 महीने में, जिसको लेके पूरी जंग हुई, तख्ता पलट हुआ, आगजनी हुई, इतने लोग मारे गए? जेनजी का नियंत्रण तो नहीं होगा। जेनजी समर्थन होगा। हाँ, एक सलाहकार के रूप में जेनजी उधर होगा, एक प्रतिपक्ष के रूप में जेनजी उधर होगा। नियंत्रण तो नहीं होगा, क्योंकि अभी देश चलाने के बाद है। अब हमने आंदोलन किया है, हमारा थोड़ा बहुत मुद्दा है, वो उन लोगों को पूरी करनी होगी। अभी मेरे बताया कि हमारे हार्डकोर मुद्दे की है कि ये कमीशन बनना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए, करप्शन के लिए, इलेक्शन टाइम में होना चाहिए। दूसरा, कुछ
इलेक्शन होना चाहिए, ये कमीशन बनना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए करप्शन के। थर्ड, वो जो वैंडलिज्म हुआ उसको चाहिँ इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। यो तो थोड़ा बहुत मुद्दा हमारे। फिर इसके बाद दूसरा क्या है कि जुन थ्रू आउट द प्रोसेस सभी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत पे होना चाहिए। सो ये 3-4 जो हमारा डिमांड है उसको पूरा करने के लिए भी हम लगेंगे। ये अंतरिम सरकार वो ट्रैक से बाहर ना जाए, उसके लिए भी हम प्रतिपक्ष की भूमिका में उतर रहे हैं। हमने कल जो शपथ ग्रहण था उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात देखी। नेपाल की सत्ता जब भी बदली या सत्ता जब भी आई तो उसमें बहुत सारे ऐसे एक्स डेलीगेशंस होते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री और वो सांसद वगैरह जिन्हें बुलाया जाता है। लेकिन हमने कल की शपथ ग्रहण में हमने देखा कि केवल एक एक्स प्रधानमंत्री जो है प्राइम मिनिस्टर वही शपथ ग्रहण में थे, और जो अभी तख्ता पलट में जो नेता मंत्री थे वो उससे नदारद थे। इसकी वजह ये थी कि जैन जी का आंदोलन, उनका गुस्सा और उनका बाइकआउट से उन लोगों ने अभी क्या सोचा होगा कि अभी उन लोगों के अगेंस्ट ही प्रोटेस्ट हुआ था ना। सो अभी फ्यू लीडर्स को अटैक भी हुआ था। फ्यू लीडर्स को अभी कैसे बाहर आए वो भी पता नहीं है। अभी जेनजी में अभी भी वो गुस्सा है ना, अभी भी गुस्सा है उन लोगों के साथ। सो आई थिंक उन लोगों को सेफ्टी रीजन की वजह से वो नहीं आए। तो ये कैबिनेट कैसी होगी? कुछ आपकी बातचीत हुई है मैडम से, आपके ग्रुप की, कल शपथ ग्रहण के बाद? मैडम से तो बात नहीं हुई। जो बातचीत जो हो रही है उसमें एक नागरिक सरकार में वो प्रधानमंत्री हो गए। क्लोज कैबिनेट बनेगा, 5 से 7 लोगों के 7 लोग बनेगा। सो 5 से 7 लोग पार्लियामेंट के बाहर से, अभी तो पार्लियामेंट डिसॉल्व भी हो गया। सो बाहर से ही वो मिनिस्टर चूज करेंगे। एक चीज़ बताइए कि जब नेपाल अपनी जंग लड़ रहा था तो बहुत नैरेटिव की लड़ाई भी चल रही थी, और उसमें आप भारत का रुख क्या देखते हैं? क्योंकि भारत लगातार नेपाल का पड़ोसी देश रहा है और लगातार भारत और नेपाल के दोस्ताना रिश्ते रहे हैं। जब नेपाल चल रहा था तो भारत को भी चिंता थी, न केवल नेपाली नागरिकों की, भारतीय नागरिकों की यहाँ पर है। भारत को लेकर जेनजी क्या सोचता है, उसके जहन में क्या है? भारत के प्रधानमंत्री को लेकर, भारत की सोच को लेकर, भारत के मॉडल को लेकर। ये नैरेटिव के बाद अभी जिस समय पे हम जी रहे हैं, अभी जिस समय पे हम ये सोशल मीडिया के टाइम पे जी रहे हैं, लोग कहते हैं कि नैरेटिव, देयर इज नथिंग सच एज ट्रूथ और फॉल्स, देयर इज ऑलवेज नैरेटिव। भाष्य कैसे आप बनाते हैं, एक ही चीज़ को भाष्य कैसे बनाते हैं। इंडियन मीडिया, आई वाज सरप्राइज्ड दैट इंडियन मीडिया ने बहुत बड़ा स्पेस दिया इस प्रोटेस्ट को, बहुत बड़ा स्पेस दिया। देयर आर मल्टीपल नैरेटिव, बात भी रखी पूरी। हाँ, हमारी बात भी रखी। देयर आर मल्टीपल नैरेटिव आल्सो, बट मेजर मीडिया ने क्या किया कि ये प्रोटेस्ट को हाईलाइट किया। इस बात में हम खुश है कि इंडिया के मीडिया ने जेनजी के प्रोटेस्ट, नेपाल पे जेनजी के प्रोटेस्ट को इनफ स्पेस दिया। उस वजह से आप इंडियन मीडिया के जो रीच है उससे भी बहुत लोगों को पता चला कि कैसा प्रोटेस्ट हुआ, क्या चेंज आई, क्या डिमांड है। आई थिंक इंडियन मीडिया ने थोड़ा बहुत हेल्प भी किया, वो सपोर्ट भी हुआ। नेपाल की जो नई प्रधानमंत्री, उनको भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बधाई भी दी और ये कहा है कि नेपाल के लोग खुशहाल रहें, समृद्धि करें, तरक्की करें। इस पर जेनजी की क्या प्रतिक्रिया है? जेनजी की प्रतिक्रिया अब आप मुझसे पूछेंगे तो वी ऑल नो एवरी नेशन का फर्स्ट नीति क्या है कि नेशन फर्स्ट नीति है। नेपाल का भी नेशन फर्स्ट नीति है, इंडिया का भी नेशन फर्स्ट नीति है। बट उसके बावजूद भी नेपाल, जब भी नेपाल में कुछ होता है, जब भी नेपाल में कुछ करने जाते हैं, ऑब्वियसली डिप्लोमेटिक नेबर से भी काइंड ऑफ अच्छी सी ट्यूनिंग होने जरूरी है, अच्छी सी ट्यूनिंग होना जरूरी है। नरेंद्र मोदी ने जो कॉन्ग्रेचुलेशन किया, इसको स्वाभाविक रूप में ही लेते। आई थिंक इंडिया का जो नेपाल में अंतरिम सरकार बनी है उसको अच्छे से चलाने के लिए जो प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी उसे हम अच्छे से ही लेते हैं। ये बताइए, नेपाल को किस मॉडल की ज़रूरत है? क्या भारत जैसा मॉडल नेपाल में आना चाहिए, जहाँ पर की डेवलपमेंट है, जहाँ की जीडीपी बढ़ी हुई है, जहाँ पर रोजगार के अवसर हैं? मतलब भारत एक उभरता हुआ जो है वो देश बन रहा है पूरे विश्व पटल में। ये मॉडल की बात नहीं है। नेपाल में भी ये व्यवस्था, अभी जो लोकतंत्र का व्यवस्था हमने अपनाई है, मल्टी पार्टी की व्यवस्था अपनाई है, नेपाल में भी वही, इंडिया में भी वही है, व्यवस्था सेम ही है। तो अभी नेपाल में क्या ज़रूरत है कि जो इंस्टीट्यूशन नेपाल में है, जो इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, ये आपको करप्शन के लिए देखने लगे इंस्टीट्यूशन होगा, मल्टीपल इंस्टीट्यूशन नेपाल में जो वो इंस्टीट्यूशन इंक्लूसिव भी होना चाहिए, समावेशी भी होना चाहिए, और वो इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। नेपाल में समस्या एक नेता, एक लोग, एक
एक नेता आएगा और देश को परिवर्तन करते हैं, हम वो विश्वास नहीं करते। एक नायक आएगा जो आप लोग फिल्म में देखते हैं ना, वो हम विश्वास नहीं करते। इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए। उसके बाद जो राजनीतिक दल है, अभी राजनीतिक दल पे कोई भी क्वेश्चन नहीं, राजनीतिक दल के भीतर अंदर भी जो इंटरनल डेमोक्रेसी है वो भी साउंड होना चाहिए। अल्टीमेटली दिस इज मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। सो राजनीतिक दल के अंदर जो इंटरनल डेमोक्रेसी वो भी अच्छी होनी चाहिए। सो नेपाल में कुछ अब बाहर से कुछ मॉडल लाने का जरूरत नहीं, यही मॉडल पे अच्छे से हम आगे बढ़ सकते हैं। जरूरी है कि गवर्नमेंट, स्टेट, राज्य को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अकाउंटेबल होना एक आखिरी सवाल, जेनजी की कोई मीटिंग नए प्रधानमंत्री के साथ कोई अभी है, आगे क्या होगा कोई? अब अभी तक वो मीटिंग का कोई भी बात नहीं हुआ है। आई थिंक अब कैसे क्या करना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी आ रहा है, लेजिटिमेसी के बाद भी आई थिंक वो लोग अभी उसी चीज़ में बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद जब ये कैबिनेट फॉर्म होने का बात होगा, सो उसके बाद आई थिंक वो बुलाएंगे। तो शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। ये जेनजी के एक लीडर हैं जिन्होंने पूरी बेबाकी से, ईमानदारी से अपने मुद्दे बताए और आगे कैसा रहेगा नेपाल का अगला 6 महीने का कार्यकाल, वो कैबिनेट और वो मुद्दे जिन पर कि जो युवा थे नेपाल के वो सड़कों पे आए, उन्होंने एक क्रांति लिखी, एक तख्ता पलट किया। कैमरा पर्सन युगल ठाकुर के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, काठमांडू।